हेलो दोस्तों। इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम इंटरनेशनल ट्रेड है। हम लोग उसकी समरी एग्जाम पर बिल्कुल शुद्ध एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। लेकिन दोनों बातें होंगी, हमें नॉलेज भी हो जाएगी और हमारा रिवीजन का रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम के सारे क्वेश्चन बनेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव एग्जाम के सारे क्वेश्चन, इसमें जो नॉलेज आ जाए वो सप्लीमेंट्री है। आइए, 5 यूनिट में है ये। पहला यूनिट है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहली बात कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। तो देखो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। ये इंडिया है, ये चाइना है, इनके बीच कुछ हो रहा है। इंडिया है, यूएसए है, इनके बीच हो रहा है। यही इंटरनेशनल ट्रेड है। यूपी बिहार के बीच में नेशनल ट्रेड है, लेकिन बिहार और नेपाल के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड है। देखो, दो रेजिडेंट होंगे, दो देश के रेजिडेंट होंगे। मल्टीपल करेंसी हो सकती है। भाई, हमारी करेंसी कुछ और है, नेपाल की करेंसी कुछ और है, अमेरिका की करेंसी कुछ और है। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है? क्योंकि हेट्रोजेनिटी ऑफ द कस्टमर एंड और करेंसी होती है अलग अलग तरह का। भांति भांति तरह के लोग हैं, कस्टमर है, करेंसी है। लीगल सिस्टम भी अलग अलग है। हमारे यहाँ कुछ अलग सिस्टम है ट्रेड करने का। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कुछ और है, कहीं और का कुछ और हो सकता है, सेल ऑफ गुड्स से कुछ और हो सकता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। सरकार की तरफ से बड़ा प्रतिबंध होता है। कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, टैक्स को लेकर, रेगुलेशन को लेकर, टैरिफ ड्यूटी को लेकर। बहुत सारे ट्रेड बैरियर हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टैंडर्ड है, ऐसी चीज़ों का ही करना है। रेस्ट्रेंट टू मूव स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ चीज़ों की मनाही भी होती है, जैसे जानवरों का आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और शिपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत सारा इशू है, बहुत सारा मल्टीपल प्रोसेस है। तो इसीलिए इसमें कम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। कभी आ जाए कि क्यों कम्प्लेक्सिटी होती है, तो ये उसके रीजन्स हैं। सवाल ये उठता है, इंटरनेशनल ट्रेड करना क्यों चाहिए? भाई, देश में काम चलाओ, सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी बनाओ। वाई इंटरनेशनल ट्रेड? क्या जरूरत पड़ी है भाई आपको इंटरनेशनल ट्रेड करने की? तो देखिए, कई सारे कारण हैं। एक तो मास लेवल पे प्रोडक्शन होगा। जो प्रोड्यूसर कंट्री होता है उसको बड़ा फायदा है। चाइना देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अमेरिका कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है ना। एक्सपोर्ट से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जॉब क्रिएट होता है, इनकम बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फायदा होता है। फॉरेन गुड्स से कंपटीशन हम कर सकते हैं। भाई, फॉरेन में जो गुड्स होंगे, क्वालिटी की बात कर सकते हैं, हम इफिशियंसी ला सकते हैं। देखो, घर में रहोगे तो घर में शेर क्या बात है। पूरे मोहल्ले में निकलो, शहर में निकलो, तब ना बात बने, तभी आपकी इफिशियंसी आएगी। एसेस टू न्यू मार्केट होगा, नया मटेरियल होगा, नए नए मार्केट में जाएंगे, नई मटेरियल हम ला सकते हैं। क्वालिटी ऑफ इनपुट होगा, यही वाली बात, काम करने की इफिशियंसी भी और क्वालिटी भी बढ़ेगी। प्रोडक्शन बेस ब्रॉड होगा, क्योंकि हम मास लेवल के प्रोडक्शन कर रहे हैं, है कि नहीं। कस्टमर को फायदा, कई तरह की चीज़ें। अब कस्टमर को ये फायदा है कि भाई देखो, हमें एप्पल का मोबाइल इंडिया में मिल जाता है। कैसे पॉसिबल है? इंटरनेशनल ट्रेड से तो पॉसिबल है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात आ जाती है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्ड करने में मदद हमें मिलेगी। और दो देशों के बीच में अच्छा ट्रेड होता है तो प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है, लोग आते जाते हैं, बैरियर खत्म होता है। भारत पाकिस्तान में ट्रेड नहीं है तो क्या है, लड़ाई लड़ाई है, गाली गलौज है यूट्यूब के ऊपर। तो ये सब आप देख लीजिए, ये सारे कारण है जिसके चलते हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए। ठीक बात है। अब आगे ये आर्गुमेंट अगेंस्ट अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड क्या है भाई, क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखिए, इसमें क्या होता है, निगेटिव लेबर मार्केट होता है। बड़ी बड़ी मशीनें लग जाती हैं, वर्कर का काम खत्म। जिस देश में प्रोडक्शन हुआ वहाँ भी, और जहाँ माल बिकेगा वहाँ तो खत्म होगा ही होगा। सबके लिए बराबर बेनिफिट नहीं होता है। जो इकोनॉमिकली डेवलप हैं, जो टेक्नोलॉजिकली डेवलप है, उनका फ़ायदा है, प्लस में जाएंगे, और जो इम्पोर्टर है वो नुकसान में जाएंगे। देखो, जहाँ पे होता है वहाँ नेचुरल रिसोर्स पूरी तरह से एग्जिस्ट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ चला गया बाहर। तो नेचुरल रिसोर्स का एग्जर्सन हो जाता है। पोल्यूशन वगैरह की बात भी होती है। कंज्यूमर कल्चर बनता है, लोग बाग ना कंज्यूमर कल्चर की तरफ जाते हैं। एक होता है ना कि भाई अपने आप में संतोष करो ना, जी ना हमें तो ये चाहिए वो चाहिए, हमें अमेरिका का बर्गर चाहिए, हमें इटली का पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है, हमें चाइना का लैपटॉप चाहिए। ट्रेड साइकिल और रिस्क देखो, पहले क्या था, हम खुद थे, लेकिन अब हम मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं एक दूसरे से। तो देखो, यहाँ हमारी बीमारी हमारे पास ही रहेगी, लेकिन यहाँ तो एक को बीमारी होगी तो सबको होगी। यानी कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो सब जगह, डिप्लेशन होगा तो सब जगह, रिसेशन होगा तो सब जगह। अंडर अंडर डेवलप कंट्री का डिपेंडेंस हो जाता है। कैसे लोग बोल देते हैं हम तेल नहीं देंगे भारत को, कैसे लोग बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे उसको। लड़ाई के समय बड़ी दिक्कत हो जाती है, परमानेंट अब डिपेंडेंट हो जाते हैं। वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट, कई बार प्रॉफिट के चलते वेलफेयर ऑफ द पब्लिक को भी लोग ध्यान देते, प्रॉफिट कमाओ प्रॉफिट कमाओ, ठीक है कि नहीं। डिस्टॉर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जो एक्सपोर्ट होगा बस उसी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, बाकी में नहीं करते। बहुत कार
जो ट्रेडिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में राइवरी डेवलप हो जाती है। इंडिया चाइना और यूएसए आपस में बहुत लड़ते भी हैं। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी, प्रोडक्टिबिलिटी भी की भी कमी है। लोग बाग बहुत से छुपा के रखते हैं, बताते नहीं हैं टैरिफ वगैरह, सब्सिडी वगैरह। और ट्रेड में रिस्क तो है ही, बाहर का देश है, वहाँ क्या हो जाएगा कोई 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 कुछ कर नहीं सकता। तो ये ट्रेड इन मतलब रिस्क इन ट्रेड तो है ही। तो अब देख लीजिए इतने सारे आर्गूमेंट है अगेंस्ट में और इतने सारे थे किसके फेवर में। चलें आगे। आइए, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या है भाई कि इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए, इसकी क्या थ्योरीज हैं। तो ये सबसे पहली बात है मर्केंटाइल व्यू। ये कहता है, ये उस समय की पॉलिसी थी जब यूरोप के अंदर था, यूके, डच, ये आपके जर्मनी वाले, आपके फ्रांस वाले, पुर्तगीज, स्पेनिश, पूरे वर्ल्ड में ये घूम रहे थे व्यापार करने के लिए। तो इसमें था कि देखो भाई, नेशनल वेल्थ और पावर ना तभी होगा जब खूब हम एक्सपोर्ट करें और वहाँ से प्रेशियस मेटल, गोल्ड, हीरा मोती जवाहरात लाएं, कोहिनूर भी ले जाओ। ठीक है कि नहीं। तो ये मानते थे कि ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर का मतलब ज़्यादा हम रिच हैं, इसके लिए मैक्सिमम एक्सपोर्ट करो। ठीक है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करो और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आओ, मेटल्स को लेकर आओ, और अपने इंपोर्ट को मिनिमाइज करो, खूब टैरिफ लगा दो, फॉरेन का सामान हमारे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। तो इसमें ये कहा गया ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब क्या है कि विनर को उतना ही फायदा होगा जितना लूजर को गेन होगा। मतलब लूजर का जो गेन है विनर के फायदे के बराबर है। किसी का कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। भारत का नुकसान, यूरोप का फायदा। चाइना का नुकसान, यूरोप का फायदा। फिर बात आती है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एडम स्मिथ कहते हैं कि नहीं, जीरो सम गेम नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रेड और कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, म्यूचुअल बेनिफिट्स है। कैसे म्यूचुअल बेनिफिट्स है? तो उन्होंने कहा कि भाई एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ऐसे है कि एक कंपनी, एक कंट्री जो किसी एक काम में स्पेशलाइज है, उसे वो प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है ना। और उस चीज़ को लेकर आना चाहिए जो उसके पास एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज में है, तो उसे लेकर आना चाहिए। मतलब जो हम सस्ता बना सकते हैं हम बनाएं, जो चाइना बना सकता है चाइना बनाए। इंडियन चीज़ वो खरीद लें और वहाँ की चीज़ें हम खरीद लें। तो उन्होंने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर करोगे, स्पेसिफिक टास्क होगा, तो उससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब अच्छा रहेगा, कॉस्ट की बचत होगी। तो ये सबसे पहली बात थी कि भाई थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है। मर्केंटाइल व्यू कहता था कि बिल्कुल नहीं जी, जो हमारा फायदा वही नुकसान। लेकिन ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो है। ये दो थ्योरी ध्यान रहेगी। आइए दोस्त, अब करते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। डेविड रिकार्डो ने एक बात कही कि भाई अगर एक नेशन लेस इफिशिएंट है इन ऑल कमोडिटी, तो क्या ऐसे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा? क्योंकि एडम स्मिथ साहब तो ये कह रहे थे कि जिसमें आप अच्छे हैं आप कर रहे हैं, इसमें दूसरे अच्छे हैं दूसरे कर रहे हैं। मान लो हर चीज़ में यूएसए अच्छा है, तो क्या सब कुछ यूएसए ही बनाएगा, हम कुछ नहीं बनाएंगे? बोला कि ऐसा नहीं है, फिर भी बेनिफिट हो सकता है। कैसे? पहले वाले नेशन को उस चीज़ में स्पेशलाइज होना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज स्मॉलर है। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं वो कम है, और उस चीज़ को इंपोर्ट करना चाहिए इसमें एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ग्रेटर है। और इस बात को समझाने के लिए उसने कहा था कि मान लीजिए कि भाई गेहूं है, ठीक है, और क्लॉथ है। हम बनाते हैं 2 घंटे में और ये बनाते हैं 3 घंटे में। कोई और कंट्री है, ये कंट्री ए है, कंट्री बी है, वो ये 3 घंटे में और ये 4 घंटे में बना रही है। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने कहा था कि देखो भाई, आप ये देखो कि आप एब्सोल्युटली किस में ज़्यादा हो, जिसमें ज़्यादा हो वो करो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमारा एडवांटेज ये है, यहाँ एडवांटेज ये है, तो हमें ये बनाना चाहिए और उनको ये बनाना चाहिए। जिसमें आप ज़्यादा बेहतर हो आप कर लो और खूब वही कर लो और दूसरा बाकी काम कर लेगा। तो इसी को उन्होंने कहा कि भाई एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज जिसमें छोटा हो आप उसे करो, और जो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ज़्यादा हो उसको आप इंपोर्ट कर लो। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज ज़्यादा हो वो आप कर लो, और एब्सोल्यूट एडवांटेज जिसमें कम हो उसे दूसरे को करने दो। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन इसमें डिमेरिट क्या है? इन्होंने कहा कि भाई केवल लेबर एक ऐसी चीज़ है जिससे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। इनकी थ्योरी पूरी तरह उसी पर डिपेंड थी।
बट ऐसा तो है नहीं। लेबर के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैपिटल होता है, टेक्नोलॉजी होती है, ज़मीन होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो सबको हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा और रिजॉल्व करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एडवांटेज अप्रोच आया है बर्नर का। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे होता है ना माइक्रो इकोनॉमिक की थ्योरी में, कि दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, कोई भी लेबर या वैल्यू। तो उन्होंने कहा कि देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वैल्यू ऑफ ऑप्शन फॉरगॉन। कोई सेकेंड कमोडिटी है, हम नहीं बना पाएंगे, फर्स्ट बनाएंगे तो आपको देखना ये है कि भाई जो लेबर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, ठीक है, वो उस चीज़ को बनाए जिसमें हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे हमारी कम हो। उस चीज़ को हम बनाएंगे, और जहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है वो चीज़ कोई और बना लेगा। इट में बी कंप्यूटेड एज अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ऑफ वाई। How much Y will have to give up in order to produce one unit? Logically, nation with lower opportunity cost is a commodity that has a competitive advantage. ठीक बात है कि नहीं, विद द कमोडिटी। और आपको यही करना चाहिए, जिसमें आपका लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसे आप करिए और बाकी को किसी और को करने दीजिए। लिमिटेशन क्या है, सप्लाई कंडीशंस की बात करता है, ये नहीं बताता कि अलग अलग कॉस्ट अलग अलग कंट्रीज में क्यों होती है, ठीक है कि नहीं, किसी का एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्यों है किसी चीज़ में। इस बात को पूरा करने के लिए चौथी थ्योरी हमारी आई, हेस्कर ऑलिन थ्योरी। ये कई बार ट्रेड फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी बोलते हैं, या मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं इसको। ये कहता है कि भाई क्यों किसी किसी कंट्री में कोई कॉस्ट ज़्यादा है और किसी किसी कंट्री में कोई कॉस्ट कम है। उन्होंने इसके पीछे कारण बताया, फैक्टर इंडोमेंट। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें अब नॉर्मली कहीं पे ज़्यादा होती है, नेचुरली हो या मैन मेड हो, ठीक है कि नहीं। इन्होंने दो एजम्पशन में से लिया, कैपिटल और लेबर लिया। इन्होंने कहा कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट फैक्टर इन्वायरमेंट है। देखो, ऑस्ट्रेलिया में जाइए तो ज़मीन बहुत है, लोग कम हैं, तो वहाँ गाय भैंस पालना ज़्यादा आसान है। इंडिया में गाय भैंस के चरने के लिए जगह ही नहीं है, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत है। डिमांड तो है लेकिन दिक्कत है। तो देखिए, कहीं पे बहुत लेबर है लेकिन कैपिटल की कमी है, तो पता है क्या करना चाहिए, उस चीज़ को करें इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है, आप उस चीज़ को करें। और कहीं कहीं डिफरेंट गुड्स से डिफरेंट फंक्शन, लार्ज पोर्शन ऑफ लेबर और स्मॉल पोर्शन ऑफ कैपिटल, तो उसे हमें वो बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, जहाँ लेबर इंटेंसिव ज़्यादा हो, और दूसरी जगह पे ऐसा है कि भाई लेबर कम है लेकिन कैपिटल ज़्यादा है, तो दूसरे वाले को कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें बनानी चाहिए। तो हर रीजन ना सुटेबल है किसी खास काम को करने के लिए, हर काम हर जगह नहीं हो सकता। तो इसी बात को इन्होंने कहा कि भैया देखो, जो आपको ऊपर वाले ने दे रखा है स्पेशल या मैन मेड के चलते हो रखा है, उस चीज़ को आप बनाओ, और बाकी चीज़ जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उन्हें किसी और को करने दो। और इसीलिए ये डिफरेंस इन फैक्टर जो है वो मेन कॉज है इंटरनेशनल ट्रेड का। इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आता है, लेकिन जो हमारे यहाँ कपड़ा होता है वो हम वहाँ भेज देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ज़्यादा है कपड़ा सिलने के लिए, ठीक है ना। यही इंटर रीजनल ट्रेड का मेन कारण है, ठीक ना। इसमें दो थ्योरम निकल के सामने आए। एक तो ट्रेड का थ्योरम है। ट्रेड का थ्योरम ये है कि भाई स्पेशलाइज करो, जो आप ज़्यादा बना सकते हो, इंटेंसिव यूज कर सकते हो, और उसे इंपोर्ट कर लो जो आपके पास नहीं है। लेकिन एक दूसरा थ्योरम भी है, और वो है फैक्टर प्राइस इन इक्वलाइजेशन थ्योरम। उन्होंने कहा कि कंट्री ए लेबर में अच्छा है, कंट्री बी कैपिटल में अच्छा है। तो यहाँ पे लेबर सस्ता है लेकिन कैपिटल महंगा है, यहाँ कैपिटल सस्ता है लेकिन लेबर महंगा है। तो देखिए, ऐसा होगा, यहाँ लेबर वाली इंडस्ट्री खुलेंगी, धीरे धीरे यहाँ लेबर का रेट बढ़ने लगेगा, है ना। और यहाँ पे कैपिटल वाली इंडस्ट्री खुलेंगी तो यहाँ कैपिटल का रेट बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा जब यहाँ के लेबर में और यहाँ के लेबर में कोई फर्क नहीं होगा, और यहाँ के कैपिटल में और यहाँ के कैपिटल में कोई फर्क नहीं होगा। तो यही था कि भाई इसमें ऐसा होता है कि फैक्टर का डिफरेंसेज भी धीरे धीरे कम होने लगता है, कि प्राइस ऑफ आउटपुट आर इक्वलाइज बिटवीन द कंट्री, द प्राइस ऑफ इनपुट विल आल्सो बी इक्वलाइज्ड, ठीक है कि नहीं। हम कंपेरिजन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ था कंपैरेटिव कॉस्ट, है ना, यहाँ पे फैक्टर इंडोमेंट,
ये लेबर की थ्योरी थी, लेकिन लेबर और कैपिटल दोनों की थ्योरी आ गई। केवल यहाँ लेबर को मानते थे, यहाँ पे दो फैक्टर मॉडल है। ये डोमेस्टिक ट्रेड से बिल्कुल अलग है। इन्होंने कहा कि नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड भी इंटर रीजनल ट्रेड ही है, कि बिहार में अगर आम ज़्यादा हो रहा है और पंजाब में गेहूं ज़्यादा हो रहा है, तो जब हम ट्रेड कर सकते हैं तो ऐसे बाहर भी कर सकते हैं। यहाँ केवल कंपैरेटिव कॉस्ट से कंसर्न था, यहाँ पे था कि रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर का भी ध्यान देना था, यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज को देखना था, यहाँ पे फैक्टर इंडोमेंट की बात करनी थी। यहाँ पे फैक्टर प्राइस के डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं लेते, यहाँ पे फैक्टर प्राइस के डिफरेंसेस को ध्यान में लेते हैं। ये कारण नहीं बताता कि क्यों कहीं कंपैरेटिव ज़्यादा है और कहीं कम है। और ये गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है, और ये कहता है कि नहीं भाई, कहाँ पे कौन सा ट्रेड होना चाहिए इसकी बात करता है। ठीक बात है ना। तो ये डिफरेंस है, हालांकि डिफरेंस तो कभी आया नहीं, लेकिन ये डिफरेंसेज हैं। आइए अब नेट ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं। ये 1970s के अंदर हुआ। ये कहता है कि भाई क्यों, एक्सप्लेन करता है कि डेवलप और वीक कंट्रीज का ट्रेड पैटर्न ट्रेडिंग सिमिलर गुड्स में ज़्यादा होता है। इन्होंने कहा कि स्केल ऑफ इकोनॉमी और नेटवर्क इफेक्ट। स्केल ऑफ इकोनॉमी तो आप समझते हैं, जहाँ जो ज़्यादा बनता है वहाँ वो चीज़ सस्ती हो जाती है। लेकिन नेटवर्क इफेक्ट के बारे में भी इन्होंने कहा कि नेटवर्क इफेक्ट ये है कि आप एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। जैसे आपने मोबाइल खरीदा तो आपको चार्जर बैटरी की ज़रूरत बार बार पड़ेगी, आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें, उसकी सर्विस का भी काम बढ़ना पड़ेगा। अब एक मोबाइल साथ साथ कई सारी चीज़ें, तो ये बैंड वैगन इफेक्ट है कि एक चीज़ करेंगे तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। कार ज़्यादा बिकेगा तो स्पेयर पार्ट्स और वर्कशॉप धीरे धीरे खुलने ही लगेंगे। ठीक है ना। तो ये दो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से हमारी 5 थ्योरीज हैं। याद रहेगा सबको। आइए इस पे क्वेश्चन कैसे होता है, थोड़ा सा आप ये देख लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस। ये देखिए, हम एग्जाम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देख लीजिएगा कि कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन बोथ कंपनीज, और किसका एब्सोल्यूट एडवांटेज चीनी में और किसका राइस में। तो गौर से देखें, एक यूनिट में 2 और एक यूनिट में 5, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट को बनाने में यहाँ पे 2 घंटे लगते हैं और यहाँ पे 5 घंटा लगता है। तो चीनी किसका अच्छा है, इसका बढ़िया है। लेकिन राइस कहाँ बढ़िया हो रहा है, राइस यहाँ ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ठीक बात है। आगे चलिए। इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमी इफिशिएंसी लाता है, क्योंकि कंपैरिजन होता है, कंपटीशन होता है, मास लेवल पे प्रोडक्शन होता है, टेक्नोलॉजी अप होती है, कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है। ये इसका बेनिफिट है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को एक्सप्लेन करें कि जिसका ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज होगा वो हम बनाएंगे, जिसका नहीं होगा वो कोई और बनाएगा, या डिसएडवांटेज जिसमें ज़्यादा हो वो हम बनाएंगे और जिसमें कम हो वो कोई और बनाएगा। मॉडर्न थ्योरी यही था। आगे ये हमारा एक्सपोर्ट इंडेक्स है और ये प्राइस इंडेक्स है। इस इंडेक्स से क्या मतलब होता है, और इंडेक्स इन टर्म ऑफ ट्रेड फ्रॉम बांग्लादेश, और इंटरप्रेट इसके रिजल्ट को भी आप इंटरप्रेट करें। ये भी एक क्वेश्चन है। फिर वही ऑस्कर वाली थ्योरी, फैक्टर इंडोमेंट वाली थ्योरी को फिर से कर रखा है उन्होंने। डिवेल्यूएशन ये तो इस चैप्टर का नहीं, अभी आगे चैप्टर में आएगा, ये भी बाद में आएगा। ये सब बात का है, यहाँ पे गलती से आ गया है। अभी आगे तो हम पढ़ेंगे। दो की फैक्टर क्या है, स्केल ऑफ इकोनॉमी और नेटवर्किंग इफेक्ट। ये सब अभी आगे आएगा, पढ़ेंगे। इसी चैप्टर का पार्ट है। न्यू ट्रेड थ्योरी देख लीजिए। तो ये था चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 4 की बात, सॉरी यूनिट नंबर 1 की बात। अब आइए चलते हैं यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, ट्रेड पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी क्या होते हैं, इसकी बात थोड़ा सा कर लें हम लोग। ध्यान दें।
दो तरह की ट्रेड पॉलिसी होती हैं। वो ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट प्रमोट और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। एक प्राइस रिलेटेड और एक नॉन प्राइस रिलेटेड। एक को बोलते हैं टैरिफ और एक को नॉन टैरिफ मीजर। भाई टैरिफ और कस्टम ड्यूटी क्या है? डिफाइंड एज ए फिनेंशियल चार्ज इन फॉर्म ऑफ टैक्स imposed on the border on goods gaining from one custom barrier to another custom barrier। ठीक है, एक से दूसरे कस्टम बैरियर की बात है। टू रेज रेवेन्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंपोर्ट एंड कम्पीटिंग इंडस्ट्रीज। इसका मेन गोल होता है कि भाई पैसे भी मिलने चाहिए, भाई कमाई है, क्या दिक्कत है, हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, एक्साइज तो मिल नहीं रहा, तो चलो कस्टम ही ले लेते हैं। और दूसरा, हम अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, बाहर की इंडस्ट्री के सामान हमारे यहाँ ज़्यादा ना बिके। कई तरह के टैरिफ होते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ कि भाई तय कर दिया पर यूनिट, जैसे 1000 रुपये पर बाइसिकल, ऐड बोले रहा हूँ, वैल्यू पे तय कर दिया। ठीक है जी, वैल्यू पे तय करें 20% हम लेंगे। एक होता है मिक्स टैरिफ। मिक्स टैरिफ में क्या हुआ कि 5% ये दे दो या ये दे दो, बीच ओवर हाइयर, इसको बोलते हैं मिक्स दोनों में। और एक होता है दोनों दे दो, कंपाउंड, कि 5% ये दे दो और 100 रुपये पर किलो दे दो। आगे टेक्निकल कि भाई सोलर पैनल पे कुछ और लेंगे और बैटरी पे कुछ और लेंगे, स्पेसिफिक कंपोनेंट पे स्पेसिफिक कर दिया, इसको नाम दिया टेक्निकल। गौर से देखिए सब वही है, स्पेसिफिक एड वैलोरम का उसी का मिक्सचर है। टैरिफ रेट कोटा, इसमें ये होता है कि भाई जितना कोटा हमने आपको दे रखा है उतना करेंगे तो लोअर होगा, उससे ज़्यादा बढ़ेंगे तो हाइयर लेंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, जो फेवर्ड नेशन टैरिफ होता है वो थोड़ा कम होता है, बाकी उससे ज़्यादा लेंगे। वेरिएबल टैरिफ ये होता है कि भाई प्राइस को इतना चार्ज करो ताकि वो इसके बराबर आ जाए, हम इतना चार्ज करेंगे कि वो इसके बराबर आ जाए, इसको बोलते हैं वेरिएबल टैरिफ। और प्रेफरेंशियल टैरिफ क्या है? ऑल कंट्रीज आर पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन प्रेफरेंशियल टैरिफ एग्रीमेंट। उसमें वो कहते हैं कि भाई हम आपसे लोअर टैरिफ लेंगे, बाकी उससे हम ज़्यादा लेंगे। बाउंड टैरिफ, बाउंड टैरिफ एक लीगल कमिटमेंट होता है कि इससे ज़्यादा हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे, उससे कम ही करेंगे। वो WTO के अंदर ऐसा हो जाता है कि टैरिफ को बाउंड कर देते हैं। अप्लाइड टैरिफ, अप्लाइड टैरिफ का मतलब होता है कि भाई उसमें मोस्ट फेवर्ड नेशंस से जो हम जो चार्ज करते हैं, WTO member can apply tariff that differ from bound tariff as long as applied tariff is not higher than bound tariff। बाउंड टैरिफ से ज़्यादा नहीं ले सकते। एस्केलेटेड टैरिफ, इसमें ये होता है कि भाई नॉमिनल टैरिफ रेट मैन्युफैक्चर्ड गुड पे ज़्यादा होगा और इनपुट या रॉ मटेरियल पे कम होगा। वो लोगे तो कम, क्योंकि हमें एक्साइज मिल जाएगा, लेकिन बना बना लगा तो ज़्यादा लेंगे। आयरन ओर पे कम और स्टील पाइप पे ज़्यादा। प्रोहिबिटिव, इतना ज़्यादा लेंगे कि कोई हमारे इंपोर्ट आई नहीं, 300-400% ले लेंगे। इंपोर्ट सब्सिडी, भाई अगर मान लो प्रॉब्लम है, हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो हम सब्सिडी भी देते हैं कि चलो और इंपोर्ट करो और इंपोर्ट करो और इंपोर्ट करो। ठीक है कि नहीं? आगे टैरिफ, अगर ट्रेड डिस्टॉर्शन हो रहा है तो एंटी डंपिंग भी होता है, काउंटर वेलिंग भी होता है। सामने वाला हमारे यहाँ अपनी चीज़ें डंप कर रहा है, सेल प्राइस जो उनका है उससे भी कम पे दे रहा है, तो फिर हम इतना चार्ज कर देंगे कि भाई ऐसा हो कि एंटी डंपिंग का इम्पैक्ट खत्म हो जाए। काउंटर बिलिंग में लोअर सेल प्राइस लिया है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह मिल रही है, तो ऐसे में हम इतना चार्ज कर देंगे कि हमारे इंपोर्टर को, मतलब हमारे देश की कंट्री को दिक्कत, की इंडस्ट्री को दिक्कत ना हो। इसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग के अंदर क्या है कि भाई आपने प्राइस बहुत कम कर रखा है, अपनी सेल प्राइस से भी कम, तो हम चार्ज करके बराबर कर देंगे। और काउंटर वेलिंग, उन्होंने सब्सिडी दी, आपने यहाँ कम कर दिया, उतनी सब्सिडी हम आपसे खींच लेंगे, फिर दाम वहीं पहुँच जाएगा। आइए, टैरिफ का इफेक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक, अगर मान लीजिए इम्पोर्टेड गुड ज़्यादा अगर ऐसा होगा तो डोमेस्टिक कंज्यूमर नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है कि नहीं? हमारा जो इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्ट होगा, इंपोर्टिंग कंट्री के लोग की इंडस्ट्री को गेन होगा, इंक्रीज इन आउटपुट होगा हमारे अपने फर्म का। ट्रेड करने में लेकिन ऑब्स्टिकल होता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ज़्यादा नहीं आ पाता। ट्रेड डिस्टॉर्शन भी होता है, मतलब कंपटीशन जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, और सरकार को इसके रेवेन्यू मिलती है। तो कभी कोई बोले कि टैरिफ का क्या इम्पैक्ट है, तो कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ बुरी बातें भी, वो आप देख लीजिएगा। और नॉन टैरिफ मीजर क्या है? नॉन टैरिफ मीजर की अगर हम बात करें तो नॉन टैरिफ मीजर के अंदर देखिएगा, जो टैरिफ से संबंधित नहीं है लेकिन किसी और से संबंधित है, जैसे टेक्निकल मीजर। टेक्निकल मेजर में क्या है? कौन सा सामान है उसका टेक्निकल, कोई दवा है, कोई फल है, उसका कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कर दिया। प्रोडक्शन प्रोसेस को तय कर दिए, कौन सा प्रोडक्शन प्रोसेस होगा तभी हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे।
तो ये सब चीज़ें तय कर दी। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी, फूड सेफ्टी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेशनल सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल या पब्लिक हेल्थ वगैरह को हम डिसाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टेक्निकल मेजर। और एक होता है सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर। इसके अंदर ना ह्यूमन और प्लांट लाइफ वगैरह को एडेसिव या कोई कंटिमेशन या टॉक्सिक मटेरियल से हम बचाते हैं। ठीक है कि नहीं? कोई मान लो कि फ्यूल हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, एवियन फ्लू हो गया, तो उन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। मीट वगैरह के अंदर कोई केमिकल बहुत ज़्यादा है तो उसको हम रोक सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे वो सैनिटरी मेजर के अंदर रख सकते हैं। तो ध्यान रहेगा, एक तो वही टेक्निकल मेजर। दूसरा होता है टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड का मतलब होता है कि हम कुछ और स्पेशल बातें कर दें कि भाई प्रोडक्ट का शेप साइज कैसा होना चाहिए, लेबलिंग कैसा होना चाहिए, क्या फंक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन का मेथड क्या होना चाहिए, क्या वो हमारे अंदर कवर है कि नहीं है। इसको बोलते हैं टेक्निकल बैरियर। तो देख लीजिए, इसमें दो तरह के होंगे, एक तो सैनिटरी या फाइटो सैनिटरी मेजर और दूसरा टेक्निकल बैरियर। एक होता है नॉन टेक्निकल बैरियर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक्निकल बैरियर तो नहीं लेकिन प्राइस या क्वालिटी का मेजर कर देते हैं, एंटी डंपिंग या सेफ गार्ड वगैरह लगा देते हैं, ट्रेड या फिनेंस या इन्वेस्टमेंट मेजर की बात कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम कर लेते हैं। इंपोर्ट रिलेटेड मेजर भी हो सकते हैं और एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स भी हो सकते हैं। बस मेन मेन पॉइंट का बेटा ध्यान देना है, और कुछ आपको देखने की जरूरत है ही नहीं। प्रोसीजरल ऑप्टिकल ला देंगे, यहाँ से सर्टिफिकेट लो, वहाँ से वो लो, यहाँ पे जमा कराओ फॉर्म, वहाँ पे जमा कराओ, पहले से परमिशन लो। कई तरह की समस्या हम यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। आगे चलें। इंपोर्ट कोटा। भाई इंपोर्ट कोटा में क्या क्या हो सकता है, बाइंडिंग कोटा हो सकता है, नॉन बाइंडिंग कोटा हो सकता है। बाइंडिंग कोटा में क्या, फ्री ट्रेड लेवल ऑफ इंपोर्ट यूजुअली इन्फोर्स्ड बाय इशूइंग लाइसेंस। तो ये हो गया बाइंडिंग। और नॉन बाइंडिंग का है भाई, फ्री है और जो मर्जी चाहे जितना आपको वो लेना है आप वो कर सकते हैं। दो तरह से होता है, एक एब्सोल्यूट कोटा होता है परमानेंट नेचर का कि हमेशा के लिए, और एक होता है नहीं टैरिफ रिलेटेड कोटा कि भाई देखो इतने तक इतना होगा और इतने तक जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा कम होगा। इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। प्राइस कंट्रोल मेजर भी देख सकते हैं। प्राइस कंट्रोल मेजर के अंदर क्या बात होती है कि भाई ये स्टेप्स वो हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को। ये पैरा टैरिफ भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस रख दिया कि भाई सल्फर इससे अब कम पे आप चाह के भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे तब भी आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन ऑटोमेटिकली लाइसेंस और प्रोविजन। भाई हम लाइसेंसिंग प्रोविजन डाल देंगे, लो कर लो बात, टैरिफ भी नहीं ले रहे हैं, स्टैंडर्ड भी नहीं सेट कर रहे हैं, हमने प्रोहिबिट ही कर दिया, एक लिमिटेड क्वांटिटी की बात कर ली। फिनेंशियल मेजर, हम आपको फॉरेन एक्सचेंज इशू नहीं करेंगे, टर्म्स ऑफ पेमेंट डिसाइड कर देंगे, बताओ कैसे कर लोगे इंपोर्ट। ठीक है। मेजर इफेक्टिंग कंपटीशन, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है कि आपको मतलब कंपलसरी इंडिया में ही सर्विस करानी पड़ेगी, या खास ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स को दे दिया कि भाई यही लोग कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकते। हो गया जी, कंपटीशन कर दिया। और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कहा कि जब तक इंडिया किसका सामान ज़्यादा नहीं होगा उसमें तब तक हम आपसे माल ही नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब है कि हम बाहर वाला माल खरीदेंगे नहीं, जो अपने देश का होगा बस वही खरीदेंगे। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, उन्होंने तय कर दिया कि भाई देखो ऐसा है कि आपको यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तभी ये माल बेच सकते। जैसे टेस्ला को भारत सरकार ने बोल दिया था कि इंडिया में फैक्ट्री लगाओगे तभी ये माल बेचने देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि खास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, खास सर्टिफिकेशन के अंदर कर सकते हो, खास तरह के ज्योग्राफी में कर सकते हो। पोस्ट सेल सर्विस में कर दिया कि पोस्ट सेल सर्विस के लिए भाई आपको इंडिया में ही करना, मतलब लोकल सर्विस ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर थोड़ा टफ कर दिया, कॉस्टली कर दिया, टाइमली कर दिया। सेंक्शन लेना, नतीजा लोग कर नहीं पाते। रोल ऑफ ओरिजिन, रूल ऑफ ओरिजिन कर दिया कि भाई खास जगह से जब आएगा तभी हम बात करेंगे, है ना। तय कर दिया कि ये चीज़ वहीं से आपको लेनी पड़ेगी वरना नहीं। सेफ गार्ड के मेजर लगा दिए कि कुछ समय के लिए टेम्प्ररी हमने बंद कर दिया, कोई सीरियस इंजरी हो गई, बहुत ज़्यादा सर्ज हो गया तो फिर हम थोड़े समय के लिए बंद भी कर सकते हैं। और एम्बार्गो का मतलब कंप्लीट बैन होता है कि एकदम बैन ही कर दिया कि ये चीज़ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें नॉन टेक्निकल मेजर में हो सकती है। केवल हेडिंग हेडिंग ध्यान रखो बेटा, बाकी कितना याद रखोगे पॉसिबल ही नहीं। नॉन टेक्निकल मेजर देख रहे हो कितना है, इंपोर्ट कोटा, उसकी भी कई वैरायटी है, प्राइस कंट्रोल, नॉन ऑटोमेटिक, फिनेंशियल मेजर,
मेजर इफेक्टिंग कंपटीशन। देखते हैं क्वेश्चन इसमें से कैसा आता है, आप खुद ही देखिएगा। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर, बैन ऑन एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट टैक्स लगा दो, एक्सपोर्ट सब्सिडी भी दे सकते हैं, इंसेंटिव भी दे सकते हैं, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। तो कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो देखिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में 2 लाइन बताइए। ये वो एंटी डंपिंग ड्यूटी है जब अपने सेल प्राइस से भी कम पे हमारे यहाँ बेच रहा है तो वापस सेल प्राइस पे पहुँचा देंगे। इंपोर्ट ड्यूटी कैसे इफेक्ट करती है, कस्टम बैरियर पैदा करती है, सामान का दाम बढ़ा देती है, कंपटीशन को कम करता है। आगे एड वैलोरम ड्यूटी कैसे लेवी होता है, परसेंटेज के बेसिस पे होता है, प्राइस के बेसिस पे। मिक्स क्या है, स्पेसिफिक और एड वैलोरम का कोई भी तरीका आप अपना लें, मतलब थोड़ा सा 5% ये कर लें या 2,000 रुपये वो विच हायर कर लें तो उसको मिक्स बोल देंगे। बाउंड टैरिफ क्या है कि भैया एक तय कर लिए कि इससे ज़्यादा हम टैरिफ रखेंगे नहीं। काउंटर वेलिंग क्या है, सब्सिडी के चलते वो हमारे यहाँ कम दाम पे बेच रहा है तो हम इतने लगा देंगे कि सब्सिडी का नुकसान मतलब फ़ायदा उसको नहीं हो पाएगा। ट्रेड बैरियर क्या कारण है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन है, एंटी कंपटीशन एक्ट है, मोबाइल फ़ोन दुबई। तो बताइए कौन सा इसमें इंगेज हो रहा है। ये देखिए एवरेज कॉस्ट है इतना, सेल प्राइस इतना, सेल प्राइस है। तो यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, ओहो अपने से भी कम, इसका मतलब जापान अपने यहाँ से भी कम और वो भी कॉस्ट से भी उल्टा कम। तो फिर तो चाइना और गड़बड़ कर रहा है। तो ये लोग हैं जो एंटी कंपटीशन एक्ट कर रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा कि ये सामान ज़्यादा बिकने लगेगा और हमारा सामान नहीं बिकेगा। नॉन टैरिफ मेजर कौन कौन से होते हैं, ट्रेड रिलेटेड और प्राइस कंट्रोल मेजर, इसके बारे में बताइए। पढ़ा था हम लोगों ने। एस्केलेटेड टैरिफ क्या होता है, बढ़ता हुआ, जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ाओगे हम टैरिफ यहाँ बढ़ाते जाएंगे। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, बाउंड ड्यूटी और सैनिटरी मेजर्स। तो ये थे आपके इस चैप्टर की बातें। कर सकते हैं। एक बार गो थ्रू कर लीजिए ठीक से, मन से स्मरण करके सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ट्रेड नेगोशिएशंस। ठीक है, अगर हम ट्रेड नेगोशिएशंस की बात करें तो इसके अंदर देखिए क्या सिचुएशन है कि भाई ये वो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिव प्रोसेस है जहाँ कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव के लिए लोग काम करते हैं और कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव है, एक का फायदा दूसरे के नुकसान वाली बात है। और इसमें केवल गवर्नमेंट एजेंसीज ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लॉबिंग ग्रुप है, इंटरेस्टेड पार्टी है, प्रेशर ग्रुप है, एनजीओज हैं, वो सब इसमें करते हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स करते हैं, वो सब इसके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज ग्रुपिंग ऑफ कंट्री। ठीक है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, ग्रुपिंग ऑफ कंट्री नॉट बिलोंगिंग टू सेम, जरूरी नहीं कि सेम रीजनल ग्रुप से ही हो, थोड़ा दूर दूर से भी हो सकता है। ठीक है, तो विच आर फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग बैरियर बिटवीन द मेंबर्स कंट्री। अब ये कई तरह का हो सकता है। एक तरफ से बात हो सकती है कि हम अपनी तरफ से छोड़ रहे हैं, दोनों तरफ से बात हो सकती है, एशियान कंट्रीज बोले हम छोड़ रहे हैं, इंडिया वाले बोले हम छोड़ रहे हैं। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि भाई ग्रुप ऑफ कंट्री तय कर ले कि भाई हम लोग यहाँ पे हैं और आपस में हम अपना कम चार्ज करेंगे। ठीक बात है कि नहीं। रेसिप्रोकल या प्रेफरेंशियल बेसिस पे ट्रेडिंग ब्लॉक हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह से अरब लीग ने बना लिया, यूरोप वालों ने बना लिया कि हम आपस में मतलब जो ट्रेडिंग करेंगे वो अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे। फ्री ट्रेड जोन बना दिया, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया, वही मैक्सिको, यूरोप क्या बोलते हैं, अमेरिका और कनाडा, तो इनके बीच में कर लिए कि फ्री ट्रेड होगा, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन और कस्टम बैरियर नहीं होगा। तो बातें सब वही है। देखो ना, रीजनल प्रेफरेंशियल कर लो, ट्रेडिंग ब्लॉक कर लो, फ्री ट्रेड एरिया कर लो, कस्टम यूनियन कर लो, सबका मोरलेस यही है। बस वह है कि ट्रेड बैरियर को कम करना है, कस्टम ड्यूटी कम करनी है, रिस्ट्रिक्शन हमारे कम करने हैं। कॉमन मार्केट, भाई फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स के लिए कॉमन मार्केट से यूनाइटेड नेशन, सॉरी, यूरोपियन यूनियन
एशियान कहीं भी जाओ, नॉन मेंबर्स के लिए बैरियर होगा लेकिन अपने लोगों के लिए बैरियर नहीं होगा। हम अलग अलग कंट्री है लेकिन एज ए स्टेट काम करेंगे। इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन बना लिया, पैसे भी एक कर लिए। जैसे देखो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि सिंगल करेंसी हर जगह चलेगी। तो इस तरह के कई सारे आपस में रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट हो सकते हैं, वो आप देख लीजिए। 5 6 7 तो आपके सामने है ही, कभी आए तो एग्जाम में इसको चिपका देना है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जो बात हुई वो हुई जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ ऑन ट्रेड, जिसको गैट के नाम से हम जानते थे। ठीक है ना। जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके अलावा भी हुआ कि नहीं जी, कुछ न कुछ तो होना चाहिए। और उससे क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करने में मदद मिली, टैरिफ को कम करने में मदद मिली। ठीक है। और जो आपस में एग्रीमेंट हुआ उसको कोड बोला गया, क्योंकि उस समय कोई मेंबरशिप वगैरह की बात नहीं थी। ठीक है ना। और यही बाद में गैट धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते डब्ल्यूटीओ बन गया और नए एग्रीमेंट आपस में आ गए। भाई धीरे धीरे गैट का असर 1940 45 से शुरू हुआ तो कम क्यों होने लगा, क्योंकि ट्रेड बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ गया और उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो गई। गैट सिंपल सी बातें थी, थोड़ी इनफॉर्मल बातें थी। इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया इंटरनेशनल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह हो गया, जो ट्रेडमार्क वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह जो गैट में कवर्ड नहीं था। मर्केटाइल बहुत तेज़ी से बढ़ गया, जो गैट के बस के बाहर की बात थी। एम्बिग्यूटी आ गई मल्टीलेटरल सिस्टम के अंदर। एग्रीकल्चर ट्रेड की बातें हो गई जो ठीक नहीं हो पा रही थी। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कमजोर पड़ गया। और इसीलिए हुआ कि भाई देखो, ये गैट जो है ये कर नहीं पा रहा है और इसको बंद किया जाए। और हम लोग क्या शुरू करें, हम लोग शुरू करें डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरुग्वे राउंड जो हुआ था 1980 में, उसमें हुआ हुआ कि भाई देखो ये सब चीज़ें जो हैं, जहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शंस को लिमिट करना है, टैरिफ में, नॉन टैरिफ में, ट्रॉपिकल प्रोडक्ट में, नेचुरल रिसोर्स में, टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर में, सडन सर्ज इन इंपोर्ट में, सब्सिडी में, काउंटर वेलिंग ड्यूटी में, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिस्ट्रिक्शंस में, ट्रेड रिलेटेड बातों में, सर्विसेज में। और ये और कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। इन एरिया पे मेहनत करने की बात हुई, पहला एग्रीमेंट यहाँ हुआ और यहाँ से ये इफेक्टिव हो गया। और एक नई चीज आई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक सिंगल विंडो होगा गैट की जगह पे। ठीक है ना। इसमें सबसे जो बड़ी बात हुई कि जेनेवा में इसकी बात हुई, और ये सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में डील नहीं करेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सर्विसेज में भी करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है पूरे देश का, सब जगह फुल एम्प्लॉयमेंट लाना है, रियल इनकम को ग्रो करना है, इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करना है, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट करना है, और ट्रेड और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की बात करनी है। मेन बात है इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ, फ्री, फेयर और प्रोडक्टेबल बनाने की बात करनी है। ठीक है ना। ये एज ए फोरम क्या करेगा, ये ट्रेड निगोशिएशन करेगा मेंबर्स के बीच में, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करेगा एग्रीमेंट को, ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करेगा कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और डेवलप करने में उनको मदद भी करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस भी देगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाएगा, और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेट भी करेगा। तो ये फंक्शन पे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यूटीओ का जनेवा में हेड ऑफिस होगा, और हेड होगा उसको बोलेंगे डायरेक्टर जनरल। 3 टायर होगा। पहला टायर होगा टॉप लेवल बॉडी, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा सभी मेंबर्स का। उसके बाद ये साल में कम से कम 2 बार जरूर होगा। नेक्स्ट लेवल पे जनरल काउंसिल होगा, जो साल में कई बार मिलेंगे। इसके अंदर ट्रेड रिव्यू बॉडी और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी होगा। और अगले लेवल पे गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल होगा, जो जनरल काउंसिल को रिपोर्ट करेगा। तो कोई पूछे स्ट्रक्चर बताइए, तो ये 3 चीज़ें आप बड़े आराम से बता सकते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, वो जो ऑब्जेक्टिव था वही मेन है कि भाई ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, फ्री ट्रेड, treatment, national treatment principle, predictability, general provision of quantity restriction, greater competitiveness, tariff edge, litigation, या प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ट्रांसपेरेंसी इन
डिसीजन मेकिंग, लिबरलाइजेशन होना चाहिए, मार्केट एसेस दो, लेस डेवलप कंट्रीज को थोड़ी प्रिविलेज दो, कमज़ोर आदमी है वो, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड एनवायरनमेंट भी देखना है कि भाई ख़राब चीज़ें ना हो जाए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वेरिएबल डिस्प्यूट वगैरह होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ओवरव्यू अगर हम करके देखें कि भाई एग्रीमेंट क्या है, तो देखा गया कि इन सभी चीज़ों के बारे में होता है, रूल बेस है, रूल बेस एग्रीमेंट है, और उसी के बेसिस पे अपना जो भी नेगोशिएशन आपको करना है, आप अपना नेगोशिएशन करते रहिए। जो एग्रीमेंट होता है बहुत बल्कि होता है, लीगल टैक्स, कई सारे उसके अंदर चीज़ें शामिल हैं, और इतने सारे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट किए गए, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी के बेस है, टेक्सटाइल के बारे में है, ट्रेड बैरियर के बारे में, ये सब एग्रीमेंट है जो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। ठीक है ना, तो एक लंबी सी लिस्ट है, आप उसको देख लें। और समरी ऑफ एग्रीमेंट जो वहाँ हुआ था, वो ये समरी है, जनरली ये सब नहीं आता। फिर जब यूरुग्वे राउंड खत्म हुआ तो दोहा राउंड की शुरुआत हुई, और जो अभी दोहा राउंड अभी चल ही रहा है, ऑफिशियली 2001 में लॉन्च हुआ। इसके अंदर हुआ कि भाई देखो, ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ मेजर मॉडिफिकेशन किया जाए, और कुछ ऐसे एरियाज इन्होंने तय किए जिसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन काम अभी चल ही रहा है, खासतौर पे एग्रीकल्चर ट्रेड के बारे में। कुछ मेजर लोगों ने इशू बताए, एक तो प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है, सब लोग अपने अपने हाँकते हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, नेगोशिएशन में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही, तो थोड़ा अचीवमेंट वो कमजोरी है, कई बार नेगोशिएशन प्रॉब्लम में चला जाता है, किसी देश की सत्ता या विपक्ष के लोग शोर मचाने लगते हैं, बहुत सारे लोग डब्ल्यू से डिससेटिस्फाइड भी हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज के अपने ही कंसर्न है, भाई साहब डब्ल्यू तुम क्या कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये बातें हैं। क्वेश्चन कैसे आता है जरा वो देख लीजिए। मेन ऑब्जेक्टिव हमने देखा था, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का क्या हो सकता है, मेन ऑब्जेक्टिव वो भी देख सकते हैं हम। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में जो होता है ना बायलैटरल, बैरियर कम करो। गाइडिंग प्रिंसिपल है इन रिलेशन टू ट्रेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, भाई ट्रेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन करने के लिए डब्ल्यूटीओ क्या कहता है, डब्ल्यूटीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये है ना ऑब्जेक्टिव, कि भाई आपस में रियल इनकम बढ़े, वो डिमांड क्रिएट हो, कस्टम बैरियर हमारे कम हो, तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। क्या मार्केट एसेस को इंश्योर करता है, बिल्कुल पूरी कोशिश करता है। थ्री टायर याद है, मिनिस्ट्रियल, जनरल और स्पेसिफिक काउंसिल, और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सब इसमें क्वेश्चन आते हैं, दो दो नंबर के। इकोनॉमिक्स में आता है दो दो तीन तीन नंबर का है, बट इस चैप्टर से थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है ना दोस्त। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4, एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट से हमें मतलब है कंट्री की अपनी करेंसी और दूसरे कंट्री की करेंसी के बीच का रिलेशनशिप। अब ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कोटेशन होता है। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कोटेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स लोकल करेंसी कितनी देनी पड़ेगी फॉरेन करेंसी के लिए। जैसे एक यूएस डॉलर के लिए हमें 86 देना है कि 76 देना है कि 66 देना है। इसको कई बार यूरोपियन करेंसी कोटेशन भी बोलते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट, जिसमें क्या है कि फॉरेन करेंसी की कितने यूनिट हमारे एक यूनिट के बदले में देना पड़ेगा। भाई देखो, अगर एक के बदले 66 है, तो यहाँ के बदले 1/66, कुछ इस तरह से आ जाएगा अमाउंट। इसको बोलते हैं अमेरिकन कोटेशन। ठीक है, अब आइए बेस करेंसी एंड काउंटर करेंसी, इसका क्या मतलब है। डायरेक्ट कोटेशन में बेस करेंसी जो होता है वो होता है फॉरेन करेंसी, उसके अगेंस्ट में हम अपनी करेंसी बताते हैं। इनडायरेक्ट में बेस करेंसी जो होता है वो देश की करेंसी होती है, और उसके रिस्पेक्ट में हम फॉरेन करेंसी की बातें करते हैं। ठीक है ना, डोमेस्टिक करेंसी होता है बेस करेंसी, और फॉरेन करेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं कि भाई 1 रुपए के बदले में कितना डॉलर मिलेगा। एक होता है पेयर ऑफ करेंसी। पेयर ऑफ करेंसी का मतलब होता है कि वन करेंसी बिटवीन टू, जैसे एक्सचेंज रेट
एक्स एंड वाई और एक्स एंड जेड। अब मान लीजिए एक्स एंड जेड के बीच में जो रिलेशनशिप और एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है, अगर वाई और जेड भी वही रिलेशनशिप रखते हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉस रेट। बाइंग सेलिंग रेट, देखो बाइंग और सेलिंग रेट में जनरली डिफरेंस बहुत कम का होता है। अगर बिल्कुल डिफरेंस ना हो तब तो बोलते हैं वो यूनिक और यूनिफाइड रेट, लेकिन जनरली थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो आदमी मनी डीलर बैठा है भाई वो भी तो कमीशन लेगा ना, तो बाइंग रेट कम होता है और सेलिंग रेट जनरली ज़्यादा होता है। तो ये तो रहा एक्सचेंज रेट कितने तरह के होते हैं। अब आइए एक्सचेंज रेट रिजीम। इसमें दो तरह के रिजीम की बात करी गई है, एक को बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। ये मार्केट ड्रिवेन है कि मार्केट के अनुसार कम ज़्यादा होता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिमांड और सप्लाई करेंसी की अदर कंट्रीज की तुलना में कितनी है उस पर एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है। गवर्नमेंट जनरली या सेंट्रल बैंक जनरली इसमें इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, कभी कभी इंटरवेन करता है जब एकदम से मतलब रेट में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगे तब करता है, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कभी इंटरफेयर नहीं करते, जैसे न्यूजीलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट वगैरह। ठीक है कि नहीं। जनरली जितनी भी एडवांस कंट्री है सब फ्लोटिंग ही रखते हैं, कभी कभी इंटरवेन वो बात अलग है, और वो सब लोग यही करते हैं। कुछ लार्ज इकोनॉमी जैसे इंडिया, चाइना वगैरह, ये लोग भी अब फ्लोटिंग रेट पे रखते हैं। फिक्स रेट के अंदर क्या होता है, सेंट्रल बैंक तय करता है कि रेट क्या होगा, अदर कंट्री के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है कि नहीं, या गोल्ड के साथ हमारा संबंध क्या होगा। और गवर्नमेंट इंटरवेन करती है अगर ऐसा माना गया कि एक्चुअल रेट जो है वो मार्केट रेट से कुछ अलग है, ठीक है कि नहीं। अब फिक्स रेट को सस्टेन करने के लिए देखिए आपको फिक्स पैरिटी करनी पड़ेगी, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करना पड़ेगा कि भाई मार्केट में डिसऑर्डर ना हो जाए, और डिमांड और सप्लाई मैनेज करके रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए सप्लाई हो जाए, डिमांड हो जाए, तो फिक्स रेट और एक्चुअल रेट में फ़र्क हो सकता है। रियल वर्ल्ड में इन दोनों के बीच की बात होती है, एकदम फ्लोटिंग नहीं होता, एकदम फिक्स नहीं होता, इन दोनों के बीच में होता है, थोड़ा फ्लोटिंग और थोड़ा फिक्स, मतलब इन दोनों एक्सट्रीम के बीच की बात होती है। और उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैक या हार्ड पैक। सॉफ्ट पैक में क्या होता है कि जनरली मार्केट डिटरमिन करता है, हम कभी कभी बात करते हैं। और हार्ड पैक में क्या होता है कि जनरली फिक्स होता है, कभी कभी उसमें चेंज करने की बात होती है। अगर हम देखें कि फॉरेन एक्सचेंज और रिजीम को, तो कर सकते हैं। डॉलराइजेशन का मतलब ये होता है कि करेंसी हमेशा डॉलर के रूप में एक्सप्रेस की जाएगी। ब्रॉड बेस एग्रीमेंट, मोनेटरी रेजिम जो है वो इम्प्लिसिट इंटरनेशनल कमिटमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे फिर से देखिए कैसे है। कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जहाँ नो सेपरेट लीगल टेंडर, लोगों ने डॉलर को एक्सेप्ट कर लिया है। भाई ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें जो लीगल टेंडर है वो डॉलर ही है, तो फिर ऐसे केस में आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। करेंसी ब्रॉड एग्रीमेंट, based on the implicit national commitment to exchange the domestic currency for a specified foreign currency at a fixed exchange rate। अब ये फिक्स की बात हो गई एक तरीके से। अदर कन्वेंशनल फिक्स्ड पैग एग्रीमेंट, कि करेंसी पैग इट्स पेक्स इट करेंसी टू ए फिक्स रेट टू ए मेजर करेंसी एंड बास्केट ऑफ करेंसी। फ्लक्चुएशन हो सकता है लेकिन 1% से ज़्यादा प्लस माइनस नहीं करते जनरली। पेग्ड विथ हॉरिजेंटल बैंड, इसमें क्या है कि भाई करेंसी इज मेंटेन्ड मार्जिन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑन एंड अराउंड द डी फैक्टो फिक्स रेट, जो वाइडर भी हो सकता है, मतलब ये चल रहा है थोड़ा सा ऊपर भी चल सकता है, थोड़ा सा नीचे भी चल सकता है। क्रॉलिंग पैक, इसमें क्या है कि भाई हम क्या करेंगे, पीरियोडिक एडजस्टमेंट करेंगे स्मॉल अमाउंट से, ताकि सर्टेन क्वांटिटेटिव इंडिकेटर जो है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं, बहुत तेज़ी से गिर रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं। क्राउलिंग बैंड, इसके अंदर एक करेंसी को हम ऐसे मैनेज करते हैं कि वो एक बैंड के अंदर में रहे, इससे ऊपर नहीं जाए, और जाता है तो हम उसको पीरियोडिकली एडजस्ट करते हैं। मैनेज फ्लोट, जैसे इंडियन रुपीज है, भाई मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, जरूरत पड़ने पर डायरेक्ट इंटरवेन भी करती है, ताकि प्री अनाउंस पाथ के अंदर चलता रहे। इंडिपेंडेंट फ्लोट,
कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मार्केट पे छोड़ चुके हैं, हम उनमें बिल्कुल इंटरवेन नहीं करते, कभी नहीं करते, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो ये हो गया फिक्स्ड, और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया प्योर फ्लोटिंग, और ये हो गया प्योर फिक्स्ड, और बाकी सब इसके अंदर की बातें हैं। जैसे इंडिया का है तो फ्लोटिंग, लेकिन थोड़ा सा फिक्स्ड एलिमेंट को लेकर है। एवॉइड करेंसी फ्लक्चुएशन, इससे क्या है, ट्रांजेक्शन करने में रिस्क नहीं होता। हमें पता है कि $1 का 70 रुपये मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोज डिसिप्लिन ऑन मॉनेटरी ऑथोरिटी, देयरफॉर मोर लाइकली टू जनरेट लोअर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक बात है। मॉनेटरी ऑथोरिटी उस रेट को मेंटेन करने के लिए पूरी मेहनत करेगा। गवर्नमेंट कैन इनकरेज ग्रेटर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ताकि स्टेबिलिटी लाई जा सके। और क्रेडिबिलिटी जो मॉनेटरी पॉलिसी की होती है बनी रहती है, सबको पता है कि बिल्कुल जो होना है सो फिक्स्ड होना है। लेकिन मार्केट फोर्सेज अलाउ करते हैं एक्सचेंज रेट विद इन ए बैंड। सेंट्रल बैंक को हमेशा खड़ा रहना पड़ता है कि अगर स्टॉक मार्केट में गड़बड़ हुई, मनी मार्केट में, तो हम उसको ठीक करेंगे। और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फॉरेन रिजर्व भी रखना पड़ता है, ताकि जब मार्केट हमारे अनुसार नहीं चले तो उसको मार्केट में हम ला सकें। फ्लोटिंग का क्या फ़ायदा है? फ्लोटिंग का फ़ायदा ये है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है। हम एक्सचेंज रेट को पॉलिसी टूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई हमें अगर इंपोर्ट बढ़ाना है तो उसको गिरने भी दे सकते हैं। ठीक बात है कि नहीं? बढ़ा देंगे उसको, और अगर ऐसा नहीं हो तो गिरने भी दे सकते हैं, तो वो अपना देख लीजिएगा। सेंट्रल बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन ह्यूज, मतलब जो उसके डिसएडवांटेज थे वो इसके फ़ायदे हैं, लेकिन जो उसके फ़ायदे हैं इसके नुकसान हैं। अनसर्टेनिटी बना रहता है, रिस्क प्रीमियम हमेशा रहेगा, लोगों को डर रहेगा, पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये समस्या तो हमेशा ही बनी रहेगी। अब फॉरेन एक्सचेंज मिलता कहाँ है? तो ये मार्केट में। इसके लिए बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो एक करेंसी को दूसरे करेंसी से एक्सचेंज करते रहते हैं, और ये वर्ल्ड लेवल पे होता है। ओवर द काउंटर अब तो कम ही रहा, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ठीक है कि नहीं? कोई सेंट्रल लोकेशन या कोई आवर इसका नहीं होता, ये तो चलता रहता है। स्टॉक मार्केट का तो खैर चलिए आवर भी है, इसका तो कोई आवर भी नहीं है, ये चलता ही रहता है। पार्टिसिपेंट कौन? हम भी हो सकते हैं, फर्म भी हो सकता है, इन्वेस्टर भी हो सकता है, जिसको भी फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है। ठीक है। और थोड़ा सा नैरो स्प्रेड होता है, लेकिन बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसलिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कौन कौन है? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, वो भी एक्सचेंज करते हैं, गवर्नमेंट, डीलर, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ब्रोकरेज, ये सब होते हैं। आर्बिट्रेज क्या है? आर्बिट्रेज है प्राइस डिफरेंस को सही तरीके से एक्सप्लॉइट कर लेने से। अगर मान लीजिए कहीं पे कंसिस्टेंट नहीं है, रेट में चेंज है, बदलाव हो रहा है, तो हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है अलग अलग मार्केट पे अलग अलग तरीके से। मेन तो यही है कि लो प्राइस पे खरीद के और हाई प्राइस मार्केट में बेच दो, मेन तो यही है। इससे क्या होता है, लो प्राइस मार्केट में दाम दाम बढ़ने लगता है और हाई प्राइस मार्केट में दाम घटने लगता है। उससे क्या होगा, दोनों ही अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए फॉरेक्स मार्केट इफिशियंट है, इसलिए आर्बिट्रेज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आप लंबे समय तक आर्बिट्रेज के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है। अब आइए, दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक होता है करंट ट्रांजेक्शन, कि भाई आज मैं पैसा दे रहा हूँ, मुझे आप स्पॉट डिलीवरी दो। एक होता है फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, कि भाई आज नहीं, हम फ्यूचर में आपसे पैसा लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम जुलाई में आपसे डिलीवरी लेंगे, अगस्त में आपसे डिलीवरी लेंगे। इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। एक कॉन्सेप्ट है व्हीकल करेंसी। व्हीकल करेंसी मतलब मेन कॉमन करेंसी क्या है? यूएस डॉलर जनरली व्हीकल करेंसी मानी जाती है। कई बार तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का नहीं है, लेकिन फिर भी डीलिंग यूएस डॉलर में ही होता है, इसीलिए इसको व्हीकल करेंसी बोलते हैं। हालांकि आजकल कंट्रियां कोशिश कर रही हैं कि आपस में कर ले, जैसे इंडिया और रशिया कोशिश कर रहे हैं कि भाई रुपीज और रूबल में एक्सचेंज हो। इंडिया और चाइना कोशिश कर रहे हैं कि रुपीज और युआन में हो। कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज
यूएस डॉलर ही व्हीकल करेंसी है, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज की बातें थी। अभी कुछ और बातें आगे करते हैं, आइए देखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल एक्सचेंज नॉमिनल एक्सचेंज रेट। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो डिमांड साइड है और एक सप्लाई साइड है। डिमांड साइड में लोगों को फॉरेन करेंसी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें कुछ सामान खरीदना है, दूसरी कंट्री से सर्विसेज लेना है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र करना है, गिफ्ट्स, अवार्ड, ग्रांट, डोनेशन वगैरह, इन्वेस्टमेंट, इनकम पेमेंट की बात करनी है, बाहर भेजना है, फिनेंशियल एसेट खरीदना है, स्टॉक खरीदना है, फॉरेन में बॉन्ड खरीदना है, फॉरेन बैंक अकाउंट खोलना है, डायरेक्ट ओनरशिप रखना है किसी रियल कैपिटल में, स्पेकुलेट या हेज करना है, रिस्क टेकिंग करना है हमें। और ठीक इसी तरह चीज़ों के लिए हमें चाहिए भी होता है। भाई अगर हमें परचेज करना है तो हमें चाहिए। आप अपना सामान बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, आपने बाहर ट्रांसफ़र किया, वहाँ से यहाँ आया, इन्वेस्टमेंट की यहाँ की इनकम बाहर गई, वहाँ की इनकम यहाँ आई, आपने बाहर इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, आपने बाहर शेयर खरीदा, उन्होंने यहाँ खरीदा, आपने बाहर बैंक अकाउंट खोला, वहाँ का बैंक अकाउंट यहाँ खुला, स्पेकुलेशन कर रहे हैं फॉरेन करेंसी, उसके लिए भी सप्लाई चाहिए। कहने का मतलब कि जो चीज़ें डिमांड और सप्लाई है वो अपोजिट साइड है। जिन चीज़ों से डिमांड हो सकती है, उल्टा कर दें तो सप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो अब डिमांड और सप्लाई तो हो गया। अब आप सब जानते हैं कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड मार्केट की तरह यहाँ भी डाउनवर्ड वो डिमांड कर्व होता है और अपवर्ड और सप्लाई कर्व होता है। इक्विलिब्रियम क्या है? इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई और डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर है, और डिमांड कर सप्लाई कर में जहाँ भी कोई चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम भी बदलेगा। इस बात को हम ऐसे सीख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। ये है हमारा डिमांड कर्व और ये है हमारी सप्लाई लाइन। ठीक है ना? अब यहाँ पे हुआ तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ये हमारा रेट चल रहा है। ठीक बात है। अब मान लीजिए किसी भी कारण से आपकी डिमांड लाइन थोड़ी सी शिफ्ट हो, थोड़ा डिमांड लाइन थोड़ा बढ़े, तो ऐसे में क्या होगा? ये होगा जी, अब एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। और किसी भी कारण से मान लीजिए आपकी सप्लाई लाइन चेंज हो, जैसे ये पहले था, ये सप्लाई की लाइन है, ये डिमांड की लाइन थी। अब सप्लाई लाइन किसी कारण से चेंज हो, वो बदले, तो जाहिर है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो देखिए पहले ये हुआ करता था इक्विलिब्रियम, अब नया इक्विलिब्रियम क्या होगा? अब नया इक्विलिब्रियम ये होगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। सप्लाई अगर बढ़ेगा तो रिड्यूस होगा और डिमांड अगर बढ़ेगा तो इंक्रीज करेगा। इसमें कोई बहुत कहने की बात नहीं है। ठीक बात है। अब ये चेंज इन एक्सचेंज रेट दो तरह से हो सकता है, या तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी। करेंसी अप्रिशिएट करने का मतलब है आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई दूसरे करेंसी के रिस्पेक्ट में, और डिप्रिशिएट होने का मतलब है आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई दूसरी करेंसी के रेट में। ठीक बात है कि नहीं? ये कहलाता है अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन। देखिए अगर ओपन इकोनॉमी है तो एक्सचेंज रेट के चेंज होने से बड़ा फर्क पड़ता है। गुड्स एंड सर्विसेज जो बाहर से आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनमें फ़र्क पड़ता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिल में फ़र्क पड़ता है। इसीलिए अगर एक्सचेंज रेट में चेंज हो तो इंटरनेशनल ट्रेड में भारी परिवर्तन आता है। इट इफेक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो। आइए जरा सा छोटी सी बात और देख लेते हैं, नोशनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट, तब हम उसके बाद इम्पैक्ट को देखेंगे। देखिए नोशनल एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, सिंपली स्टेटेड, हाउ मच वन करेंसी रिक्वायर्ड टू ट्रेड फॉर अदर करेंसी। ठीक है। अब प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब चेंज होता है तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम नहीं कर सकते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट है क्या है, तो बस वो है जो हमें दिख रहा है, तो इसके लिए हम निकालते हैं रियल एक्सचेंज। इसमें कुछ नहीं करना, नॉमिनल एक्सचेंज रेट लेना है और डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स और फॉरेन प्राइस इंडेक्स की बात करनी है। मान लीजिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट 75 है और ये 110 है और ये 102 है, तो इसका मतलब हमारा जो रियल एक्सचेंज रेट है वो कहीं कहीं ज़्यादा होना चाहिए। उल्टा 75, अगर ये 102 है, बाहर का 110 हो गया, इसका मतलब जितना दिख रहा है एक्सचेंज रेट उससे कम होना चाहिए। इसी को बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। तो नोशनल वो है जो है, और रियल जो इन्फ्लेशन को भी ध्यान दें। एक और थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, इफेक्टिव
एक्सचेंज रेट, इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं, एवरेज ले लेते हैं। अभी तक तुमने एक लिया, यहाँ एवरेज ले लेते हैं और फिर प्राइस डिफ्लेक्टर से उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे पता चलता है कि एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा एक्सपेंसिव है या इंपोर्ट ज़्यादा चीपर है, मतलब उससे पता चल जाता है। अगर इंक्रीज की बात करें तो इसका मतलब एक्सपोर्ट हमारा एक्सपेंसिव हो गया है और इंपोर्ट हमारा चीपर हो गया। उल्टा अगर डिक्रीज हुआ तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये दोनों आपके काम का है, जरा इसको ध्यान रखिएगा। आइए, अगर इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में हो तो हमारी ट्रेड कॉम्पिटिट्स कम होगी, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ गया। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का मतलब है डिलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू द अदर करेंसी या ग्रुप ऑफ करेंसी। आपने सुना होगा फलाने देश में अपनी करेंसी कम कर ली, अपनी वैल्यू घटा ली। जैसे इंडिया में जब मनमोहन सिंह बने थे तो 2 बार करेंसी को डिवैल्यू किया गया था, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हम कम्पिटिटिव हो सकें। तो ये एक मॉनेटरी टूल है जो हम इस्तेमाल करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या नियरली फिक्स एक्सचेंज रेट वालों का, ताकि हम एट पार वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू ऑफ करेंसी के पास हम आ सकें। दूसरा, रीवैल्यूएशन, जिसमें हम राइज करते हैं, अपने एक्सचेंज रेट को बढ़ाते हैं। और इसके पीछे कारण ये होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने अपनी करेंसी को बढ़ा दिया। लेकिन याद रखिएगा, अंतर है रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में कोई डिलिबरेट चेंज नहीं होता, तो अपने आप बढ़ जाता है। रिवैल्यूएशन बढ़ाया जाता है। ठीक बात है कि नहीं? ऐसे ही डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन किया जाता है, डिप्शन हो जाता है। ठीक बात है कि नहीं? आइए इम्पैक्ट पढ़ते हैं। देखिए, अगर फ्लक्चुएशन होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। नेचर और एक्सटेंट ऑफ कंट्री ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिल में बड़ा फर्क पड़ता है, उसके वॉल्यूम में फर्क पड़ता है। इससे इंपोर्ट एक्सपेंडिंग और एक्सपोर्ट रेवेन्यू में फ़र्क पड़ता है। इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? अगर मान लीजिए हम फॉरेन के सामान को यहाँ ला रहे हैं तो वो चीज़ अब महंगी हो जाएगी, अगर अप्रिसिएशन होगा तो डिप्शन में सस्ती हो जाएगी। तो ये देखना पड़ेगा। प्राइसेज जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस और फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर सब कुछ वही रहे तो अप्रिसिएशन करने से एक्सपोर्ट प्राइसेस कंट्री का जो है वो बढ़ेगा और लोअर हो जाएगा रिलेटिव प्राइस ऑफ द इंपोर्ट। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही डिवैल्यूएशन की बात है, डिप्रिसिएशन की बात है। डिप्रिसिएशन में उल्टा हो जाएगा, रिलेटिव प्राइस एक्सपोर्ट का घटेगा और इंपोर्ट का बढ़ेगा। इफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन डोमेस्टिक कंपनी। देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या होता है। मान लीजिए कि डिप्रिसिएशन हो गया, उससे बाहर का सामान का दाम बढ़ जाएगा, लोग बाहर का सामान कम खरीदेंगे और अपने सामान को ज़्यादा कर देंगे। इंक्रीज डिमांड होने से क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट का एक्सपेंशन होगा। ठीक है कि नहीं? तो ओवरऑल डिप्रिसिएशन करने से एक्सपेंशन होगा और ओवरऑल एक एप्रिसिएशन करने से कंट्रैक्शन होगा। करेंसी डेप्रिसिएशन, देख लीजिए इसका इम्पैक्ट। हेल्प्स इंक्रीज इन इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। $1 के पहले 75 रुपये मिलते थे, अब $1 के 85 रुपये मिल रहे हैं। तो हमारा प्रॉफिट तो बढ़ेगा ना। या हम सामान सस्ता भी बेचे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है डॉलर में। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्रॉम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इंक्रीज एक्सपोर्ट प्राइसेज विल हैव द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इनकम एंड पोटेंशियल ऑन वेजेज। इन अंडर डेवलप्ड एंड सेमी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, जहाँ इनपुट और कंपोनेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर मोस्टली इम्पोर्टेड, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ जाएगा। जैसे इंडिया में तेल का दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तेल का बिल बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, इंडस्ट डोमेस्टिक प्राइसेज, फ्यूल का प्राइस बढ़ने से बढ़ जाता है और रियल आउटपुट जो है वो घट जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन करने से कंज्यूमर के प्राइस का शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स हमारे यहाँ पड़ने लगते हैं महंगे। ठीक है। वो अलग बात है, प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो ट्रेडेबल वो सेक्टर उनमें आने लगते हैं, तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। डिप्रेशन इज ऑल्सो लाइकली टू इफेक्ट कंट्री ट्रेड ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड। तो ये भी देखना है। फिजिकल हेल्थ ऑफ कंट्री, कंट्री
का डिप्रिसिएशन, करेंसी के डिप्रिसिएशन होने से एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ती है और इंपोर्ट अर्निंग घटती है। इससे हमारा करेंट अकाउंट बैलेंस में फ़र्क पड़ता है, या बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको बोलते हैं उसमें फ़र्क पड़ता है। अगर हमने बोरोइंग करी है, उनको नुकसान हो जाता है, ठीक है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड फॉरेन करेंसी में है तो बर्डन बढ़ जाता है और एक्सचेकर ज़्यादा स्ट्रेन होगा, ठीक है कि नहीं। फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने से फोरकास्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होने से ये अपना एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है। हम परचेज जब फॉरेन एसेट करते हैं और बाद में चेंजेज होता है तो फॉरेन रिस्क बढ़ जाता है। ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने से फॉरेन इन्वेस्टर इनडिसाइसिव हो जाते हैं। अगर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट है तो हमें पहले से ज़्यादा पैसा फ्यूल का देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट की चीज़ें बढ़ जाती है, इससे इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है, इसलिए हम चाह के भी ज़्यादा नहीं कर पाते। प्लस हमने बहुत सारा फॉरेन डेप्ट भी ले रखा है, उन फॉरेन डेप्ट में भी हमें नुकसान होने लगता है, ठीक बात है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर तो बड़े खुश हो जाते हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल, इनको बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि डिप्रिसिएटिंग करेंसी फेच मोर डोमेस्टिक करेंसी एज पर द यूनिट। होमलैंड में जो बाहर से रेमिटेंस होता है उसमें हमें फ़ायदा हो जाता है, और डिप्रिसिएशन से इंपोर्ट रिलेटेड टैक्सेस हमें थोड़े ज़्यादा मिलने लगते हैं। डिप्सन से हायर अमाउंट ऑफ लोकल करेंसी भी हमें देना पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कंट्री ट्रेड डिफिसिट होता है, उस पर अच्छा इम्पैक्ट होता है। और गोल्ड का इम्पैक्ट जो बहुत ज़्यादा हो रहा था उसमें भी कंट्रोल होने की बातें होती हैं। बट ये 19 पॉइंट नहीं लिखने हैं, गिन चुन के 3-4 पॉइंट आपने लिख देना है। कौन कौन सा मैं खुद बता देता हूँ। देखिए, डिप्रिसिएशन होने से क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, ये चीज़ें बढ़ेंगी। हालांकि इसमें भी थोड़ा फर्क पड़ सकता है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। और कौन सा लेंगे, हमें इसको ले सकते हैं, हम इसको भी ले सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें बहुत हैं, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अप्रिसिएशन से क्या होगा, अप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, वो फॉल करेगा, और इंपोर्ट सस्ता पड़ेगा तो वो बढ़ जाएगा। अब बिजनेस साइकिल पर भी डिपेंड करता है। अगर एप्रिसिएशन रिसेशन फेज के दरमियान करेंगे तो और फॉल करेगा, क्योंकि बाहर की चीज़ें आएंगी, अपनी चीज़ें बंद होगी, बड़ी समस्या होगी। और इन्फ्लेशन के समय करेंगे तो इंपोर्ट चीप होगा, थोड़ा कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट से क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस हमारा कम होगा, तो हो सकता है कि हम टेक्निकल इनोवेशन करने की कोशिश करें, कैपिटल इंटेंसिव लगाने की कोशिश करें, मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। इंक्रीजिंग इंपोर्ट बिल होने से लार्जर डेफिसिट होगा और करंट अकाउंट की सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा बहुत इसमें काम करेगा। लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस होने से जो थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो एक्सपोर्ट सेक्टर को, खैर वो तो होगा ही हो, ठीक है ना। तो ये 5-6 बातें इसमें भी देख लीजिए कि क्या होता है नहीं होता है। आइए हम जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, एक नहीं बोले कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले हैं। ये देखिए, फिक्स्ड और फ्लोटिंग के बीच में अंतर बताएं, पढ़ा था हम लोगों ने। देखिए, ये नॉमिनल है, ये प्राइस इंडेक्स है, तो बताइए रियल क्या है। बड़ा सिंपल है, 56 इंटू 116 बटे 112, जो आएगा वही हमारा रियल है। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन कम होना, एप्रिसिएशन करेंसी का रेट बढ़ जाना। चलिए, नोशनल कैसे होता है आप इसको बताएं। हमने डायग्राम बना के बताया था कि अगर डिमांड कर शिफ्ट हो तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, और सप्लाई हो तो एक्सचेंज रेट कम होगा। जो ग्राफ हमने बनाया था बिल्कुल वही ग्राफ यहाँ पे आपको चिपका देना है। रियल एक्सचेंज रेट वही, नॉमिनल के अलावा प्राइस इंडेक्स को जब ध्यान देते हैं तो रियल बनता है। देखिए, यहाँ पे कोटेशन है, आपको नेचर बताना है। स्पॉट रेट इतना है,
डिफरेंट पीरियड बाद में इतना है, क्या हो रहा है यहाँ पे? और स्पॉट रेट ये है और बाद में ये है। देखिए, आपको सबसे पहले तो नेचर की बात करनी है। ऐसे को बोलते हैं डायरेक्ट कोटेशन और ऐसे को बोलते हैं इनडायरेक्ट कोटेशन। ठीक है। दूसरा, बेस करेंसी बताइए पहले और दूसरे में। देखिए, पहले वाले में बेस करेंसी हमारा क्या है, जब हम डायरेक्टली कोट कर रहे हैं तो हमारा बेस करेंसी है डॉलर, और दूसरे वाले में बेस करेंसी क्या है, रुपीज है। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस बताइए। देखिए, यहाँ पे हो रहा है डिप्रेसिएशन, ठीक है ना, और यहाँ पे हो रहा है एप्रेसिएशन। यहाँ पे डिप्रेसिएशन हो रहा है ना, डॉलर महंगा पड़ रहा है, यहाँ डॉलर हमारा यहाँ भी महंगा ही हो रहा है, 102 से 116 हो रहा है। चलिए, दोनों ही केस में, इस केस में भी डिप्रिसिएशन है और इस केस में भी डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन है कि एप्रिसिएशन? डॉलर हम महंगा खरीद रहे हैं। चलिए, तो ये जो डिप्रिसिएशन है इसका क्या असर पड़ेगा इंपोर्ट पे, आप जानते हैं एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा। आगे आइए, सॉफ्ट पेग और हार्ड पेग की बात कीजिए, ठीक है ना। सॉफ्ट पेग और हार्ड पेग। सॉफ्ट पेग के अंदर हम क्या करते हैं, चेक कीजिए। जिसमें हम जनरली डिटरमिन करते हैं, मार्केट ड्रिवन होता है, एक डायरेक्शन में अगर कुछ ऐसा हो तो हम इंटरवेन करते हैं। और हार्ड पे एकदम रेट फिक्स रखते हैं और हम वैल्यू को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो यही दोनों बातें लिख देनी है। यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट हमने पढ़ा। $1 बराबर 60 रुपये, ये डायरेक्ट कोट है। और $1 बराबर कितने डॉलर, ये इनडायरेक्ट कोट है। यही चीज़ यहाँ भी है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन बताइए और डिस्टिंग्विश कीजिए फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट। देखिए, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब है कि स्पॉट रेट है और फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड प्रीमियम का मतलब ये होता है कि हमें पैसे ज़्यादा देने हैं क्योंकि रेट बढ़ने की उम्मीद है, और डिस्काउंट मतलब रेट गिरने की उम्मीद है तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है हमने पढ़ा। बस यही सब क्वेश्चन इसमें आते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो उम्मीद है इस डिस्कशन से इस क्वेश्चन को रिवाइज करने में आपको मदद मिलेगी।